मैं हूं इम्तियाज अहमद। यूट्यूब चैनल IIT जेड इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। मैंने बताया कि ऐसी क्रिया जो भविष्य काल में सामान्य ढंग से हो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ करती है। आज के इस क्लास में हम लोग इस टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अपनी बातें। अगर आप मेरे लिए नए हैं तो आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, सीखें, समझें। अगर वीडियो पसंद आए, आपके लिए यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मैं अपने पुराने व्यूअर्स और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सारे दोस्तों को भेजें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठाएं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप निगेटिव देखो। नहीं का अर्थ जो बनता है वो नॉट से बनता है। इसका मतलब कि इस टेंस में भी हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नॉट का प्रयोग समझने। मैंने नॉट वाले वीडियो में, यूज ऑफ नो और नॉट वाले वीडियो में नॉट का प्रयोग अच्छी तरह से समझाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखने के बाद आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कहाँ हम नो का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग होता कैसे है। अब समझिए, अगर किसी वाक्य में हमें नॉट लेना है तो नॉट आएगा। ठीक है, अब नॉट दो तरह से आता है। कभी कभी कोई एक सहायक क्रिया मेन वर्ब बन जाती है। तो जब सहायक क्रिया मेन वर्ब बन जाएगी तो नॉट का प्रयोग उस सहायक क्रिया या फिर उसको हम मेन वर्ब भी कहेंगे उसके बाद होता है। जैसे आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है। तो हैव जो है ये आपका मेन वर्ब है, इसलिए नॉट का प्रयोग हम हैव के बाद करेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑक्सिलरी वर्ब भी है, सहायक क्रिया, और मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब, ये दोनों हैं, सहायक क्रिया भी है और मेन वर्ब भी है, तो नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। कहाँ होता है? मेन वर्ब के पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉट एक एडवर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करता है। तो जब वर्ब को क्वालिफाई करना होगा तो नॉट का अराइवल उस वर्ब के पहले होना चाहिए, तब जाकर के नॉट मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा। इसका मतलब हुआ कि नॉट के बाद सीधे सीधे क्या आएगा? मेन वर्ब। और अगली शर्त देखिए नॉट का। एक तो शर्त बना कि नॉट का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले हुआ करता है। अब रही बात कि नॉट का प्रयोग बिना सहायक क्रिया का नहीं होता है। कब? जब सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब भी हो और एक्सिलरी वर्ब भी हो, तो नॉट अपने पहले हमेशा क्या लेगा? एक सहायक क्रिया। इसका मतलब कि यहां क्या लेंगे हम? ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया जो 24 होती हैं, जैसे एम, इज, आर, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट वगैरह वगैरह। ये नॉट वाले सेंटेंस का नहीं के अर्थ में कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाने में एक्सिलरी वर्ब के रूप में शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। और शैल और विल चूंकि मॉडल हैं, इनके बाद आने वाली क्रिया एक
वेयर इन्फिनिटिव होती है। इन्फिनिटिव विदाउट टू, मतलब ऐसी इन्फिनिटिव जिसके पहले प्रीपोजिशन टू नहीं लगता है। ये नॉट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस ऐसा बनेगा। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, शैल या विल प्लस नॉट अब प्लस वेयर इन्फिनिटिव, चूंकि V1 के जैसा होती है इसलिए मैं इसको V1 ले लेता हूँ। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा और इसके पहले सब्जेक्ट आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर कभी भी आप रटिए नहीं, बल्कि ट्रिक के सहायता से आप उसको बनाइए। कितनी आसानी से मैंने रखा। सबसे पहले नॉट, और नॉट के बाद मेन वर्ब, और नॉट का प्रयोग बिना सहायक क्रिया का नहीं होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम शैल और विल का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट शैल या विल, तब जाकर के नॉट, इसके बाद V1, लेकिन ये क्या है तो वेयर है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही विल नॉट बाई अ कार, वह कार नहीं खरीदेगा। अब अगर हम चाहें कि विल को और नॉट को कंट्रैक्ट कर सकते हैं तो कर सकते हो आसानी के साथ। विल और नॉट को जब हम जोड़ते हैं तो ये ऑन्ट बनता है, ऑन्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए शैल के लिए, वी शैल नॉट टेल लाइज, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अब यहाँ भी हम शैल और नॉट को कंट्रैक्ट कर सकते हैं, तो शैल और नॉट का कंट्रैक्शन होता है शैंट। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का अगर आपको सेंटेंस बनाना हो नकारात्मक, तो आप नॉट का प्रयोग इसी तरह से करें, कहीं भी आपको असुविधा नहीं होगी। बस कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब है तो नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होगा, और अगर कोई सहायक क्रिया मेन वर्ब का रोल कर रही है तो नॉट उस सहायक क्रिया यानी कि उस मेन वर्ब के बाद हुआ करता है। ये नॉट का स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब आइए चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहीं भी बनाना हो तो आप एक कॉन्सेप्ट रखो कि जब तक सेंटेंस के अंदर किसी एक सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, सेंटेंस कभी भी इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। पहली शर्त है कि अगर आपको इंट्रोगेट करना हो, इंट्रोगेशन करना हो, तो आपको एक सहायक क्रिया का प्रयोग करना ही करना होगा। ठीक है, अब दो तरह के प्रश्न हो जाते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हिंदी में क्या से शुरू होता है, जैसे क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, फिर अगला बनता है कि तुम अंग्रेजी कब सीखोगे। तो इस तरह से प्रश्न आपके दो तरह के, क्या से जो प्रश्न होता है वो डायरेक्ट होता है, और क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो ये प्रश्न आपका इनडायरेक्ट होता है। आइए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा, और टेंस कौन सा होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, और मैंने कहा कि जब भी कोई एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। इस टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी यूज होती है, ये वन होगा, तो इसमें आता है हमारा शैल या विल। ठीक है, अब रही बात कि क्या शैल और विल के जस्ट बाद मेन वर्ब आएगा, नहीं, शैल और विल के जस्ट बाद मेन वर्ब नहीं आता है, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यानी कि V1।
इधर आपका ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल रखते समय मैं इसके अंदर नोट का यूज करूंगा, ठीक है। अब डायरेक्ट जो क्वेश्चन बना है, अगर इसके पहले शैल और विल के पहले हम WH वर्ड का प्रयोग कर लें, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, तो बनने वाला सेंटेंस जो होगा वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, QW प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एग्जाम्पल रखिए, मैं दोनों सेंटेंसेस के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी और इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर भी नॉट का यूज करूंगा, बताऊंगा कि कहीं भी नॉट किस तरह से आया करता है। एग्जाम्पल देखिए, विल ही हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद करेगा, विल ही हेल्प मी, यह आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हम नॉट रखेंगे, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग्स नॉट का अराइवल दो जगह हो सकता है, एक तो विल के बाद आ सकता है नॉट, और नहीं तो फिर हेल्प मेन वर्ब है इसके पहले आ सकता है। यही ना दो जगह हैं जहां आपका नॉट आ सकता है, एक तो यहाँ, ठीक है, और एक यहाँ। मैं दोनों जगहों पर नॉट का यूज कर रहा हूं। पहले हम यहां रखेंगे, कैसे, विल ही नॉट हेल्प मी, या फिर हम चाहें तो इस नॉट को विल के जस्ट बाद रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी हम विल और नॉट एक साथ लिखेंगे तो विल नॉट सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा, विल और नॉट को कंट्रैक्शन में रखना होता है। कब, जब सहायक क्रिया और नॉट का अराइवल सेंटेंस के प्रारंभ में हो। ऑन्ट ही हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद नहीं करेगा। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन का अफर्मेटिव और फिर नेगेटिव सेंटेंस बना करता है। अब आइए, ये जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे। तो कुछ करना नहीं है, शैल और विल के पहले हमें क्या रखना पड़ता है, QW, तो हम QW रख लेंगे, जैसे वाई विल ही हेल्प मी, वह मेरी मदद क्यों करेगा। अब इसमें नॉट लाना है, तो नॉट का प्लेसमेंट विल के जस्ट बाद यानी कि यहाँ, और नहीं तो फिर हेल्प के पहले, यही दो जगह पर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेल्प के पहले रखता हूँ, कैसे, वाई विल ही नॉट हेल्प मी। अगर मैं चाहूं तो नॉट का प्रयोग विल के जस्ट बाद, कैसे, वाई ऑन्ट ही हेल्प मी, ठीक है। इस तरह से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना करता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपने फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना अच्छी तरह से सीख लिया होगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना खूब ध्यान रखना और मन पढ़ाई के अंदर लगाना।